हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन एडवाइज़र। हमारा तीसरा वीडियो है डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टिंग में, जिसमें हम हमारा डिस्कशन डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डेट म्यूचुअल फंड्स कितनी अट्रैक्टिव कैटेगरी है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड कितने टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हमारे क्या गोल्स हो सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या एसेट एलोकेशन हमें देखना चाहिए, और क्या डिटेल स्टेप बाय स्टेप है एक डेट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ये जानने के लिए कि कैसे डेट म्यूचुअल फंड हमें सिलेक्ट करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे क्या गोल्स हो सकते हैं। पहला गोल हो सकता है कि हम एसेट एलोकेशन अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट। हर एसेट क्लास में हमें एक परसेंटेज अमाउंट डालना चाहिए ताकि ओवरऑल रिटर्न बैलेंस रहे, क्योंकि मार्केट साइकिल्स में जब डेट अच्छा करता है तब इक्विटी अच्छा नहीं करता, और जब इक्विटी अच्छा करता है तो डेट अच्छा नहीं करता। तो ऐसे एसेट क्लासेस के परफॉर्मेंस मार्केट साइकिल्स में रिलेटिवली अलग होते हैं। तो ओवरऑल जब कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास अच्छा नहीं करता तो दूसरा एसेट क्लास अच्छा करता है। तो हमें एसेट एलोकेशन के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड हो जाता है कि डेट म्यूचुअल फंड्स हमें सेफ्टी देता है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। तो और एफडी प्लस रिटर्न्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा, वो हमें वो प्रोवाइड करता है। समटाइम्स हमारे पास सरप्लस कैश होता है और अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो होता है, और हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, या फिर हमारे पास एक सूटेबल एंट्री पॉइंट नहीं होता है वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो सरप्लस कैश को भी हम डेट म्यूचुअल फंड में पार्क करके रख सकते हैं जब तक कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी हमें मिल जाए विद सूटेबल एंट्री पॉइंट। एक और गोल हमारा हो सकता है कि जब भी हमने जो गोल डिफाइन किया है, जैसे कि बच्चों की शादी या बच्चों का एजुकेशन, वो पास आ रहा है और वो सारा अमाउंट इक्विटी फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, तो जब वो गोल पास आ रहा है तब हम उसको डेट में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि हमें जब वो गोल के पास हम पहुंचने वाले हैं तो वो पूरा अमाउंट हमें मिल पाए और कोई वहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से हमारा पैसा कम ना हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है स्पेशली रिटायरीज या ओल्ड एज पीपल के लिए, कि उनको ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उनको उन फंड्स की रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है। तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हमेशा हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन में इमरजेंसी प्लानिंग रखनी चाहिए, जो कि जनरली 3 to 6 मंथ्स के जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसके लिए एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, और उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड एक काफ़ी अच्छी कैटेगरी हो जाती है 3 to 6 मंथ्स के लिए पार्क करने के लिए। जैसे कि मैंने डेट एसेट एलोकेशन के बारे में लास्ट पेज पे बताया, यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या हमें आइडियल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन हो सकती है डेट फंड्स में। तो जनरली एक रफ रूल बताया जाता है कि जितनी आपकी एज है उतना आपका एलोकेशन परसेंटेज डेट में होना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30% डेट में होना चाहिए और 70% इक्विटी में होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपकी 40 साल एज है तो 40% डेट में और 60% इक्विटी में आपका एलोकेशन होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आप डेट का एलोकेशन बढ़ाते जाना चाहिए, ताकि आपका वोलेटिलिटी कम होते जाए और आप स्टेबल रिटर्न्स पा पाएँ। जब आप यंग होते हैं तो आप हायर अमाउंट ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास में जैसे इक्विटी में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके गोल्स काफ़ी दूर होते हैं और आपको इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपकी फैमिली इतनी ग्रो नहीं हुई होती है, इसलिए आप उस वक्त इक्विटी में डालते हैं। तो इस वजह से भी डेट म्यूचुअल फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाता है। नेक्स्ट अब जानते हैं कि जो हमने डिफरेंट डेट एसेट क्लासेस की बात की थी लास्ट वीडियो में, जनरली उसमें कितना रिटर्न्स देखा गया है 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में। तो ये स्नैपशॉट मैंने वैल्यू रिसर्च वेबसाइट से उठाया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, क्योंकि उनका टेन्योर काफ़ी हाई रहता है 5 से 10 साल, उनमें ज़्यादा रिटर्न्स देखा गया है। क्योंकि वो अगर आप किसी को भी कर्जा ज़्यादा समय के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों हाई हो जाता है। तो अगर रिस्क हाई है तो जनरली थोड़ा सा हायर रिटर्न आपको मिलता है। जैसे जैसे कम ड्यूरेशन के फंड में आते हैं आपका रिटर्न थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। और सम ऑफ द फेवरेट कैटेगरीज जो मेरी हैं, एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड
डेट फंड्स, वहाँ वो कॉर्पोरेट्स को लेंड करते हैं, साउंड कॉर्पोरेट्स को, वहाँ पे भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले हैं ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। बैंकिंग एंड पीएसयू एक काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, वो भी वन ऑफ द फेवरेट्स है मेरी। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंकिंग पीएसयू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो बैंक और पीएसयूज को के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ भी रिटर्न्स अच्छे देखे गए हैं। एक और चीज़ नोट करने की, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन गिल्ड फंड्स हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स हैं, वहाँ पे क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट निल होता है। वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे देखे गए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे और इनका ड्यूरेशन 10 साल के ऊपर होता है, तो इनमें इंटरेस्ट रेट हायर मिल पाया क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे। लेकिन फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरने की उम्मीदें कम हैं, तो आपको आगे गिल्ड फंड्स में शायद इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, तो इसका हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो अभी ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आगे का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। नाउ हमने जान लिया कि कितने कैसे रिटर्न्स हर डेट कैटेगरी में मिल सकते हैं और क्या हमारे गोल्स हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड है एक डेट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम किस फंड टाइप में इन्वेस्ट करें। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि कितने तरह के फंड टाइप्स हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन हमारा कितना हॉराइजन है ड्यूरेशन का, जैसे कि अगर हमने 1 वीक के लिए पैसा लिया है तो ओवरनाइट फंड, 1 वीक से 1 मंथ के लिए तो लिक्विड फंड, 6 to 12 मंथ्स के लिए मनी मार्केट। तो बेस्ड ऑन हमारा क्या ड्यूरेशन है उसके हिसाब से हमें फंड टाइप सिलेक्ट करना चाहिए। जनरली बैंकिंग एंड पीएसयू में 1 से 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी अराउंड उतने ड्यूरेशन का रहता है, शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो 1 से 3 साल। तो उसके बेसिस पे हमें ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड टाइप में हम इन्वेस्ट करेंगे। और ड्यूरेशन से मैच करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम ड्यूरेशन मैच करते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन से। तो ये पहला स्टेप हो गया। वंस आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि फंड टाइप कौन सा होना चाहिए, सेकंड चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए कि फंड रेटिंग क्या है। तो इसके लिए आप 3 वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार और क्राइसिल की रेटिंग। तो क्राइसिल की रेटिंग आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी। तो इन तीनों रेटिंग्स के बेसिस पे आप चेक कीजिए और उन्हीं फंड्स को देखिए जो कि 4 स्टार और 5 स्टार रेटेड है इन तीनों वेबसाइट्स पे, और फिर देखिए कि कौन से कॉमन फंड्स हैं जो इन तीनों वेबसाइट्स पे 4 स्टार और 5 स्टार रेटेड है। जब आपने उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट तैयार कर ली है आपके फंड्स की उस फंड टाइप के लिए, फिर आप चेक कीजिए कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं उस फंड के अंदर। तो डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। ये थोड़ा सा अपोजिट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वहाँ पे अगर हायर AUM हो तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना और उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। बट ये आप समझ लीजिए कि जितना हायर AUM है उतना ज़्यादा लोगों ने भरोसा किया है उस म्यूचुअल फंड पे, तो एक तरीके की वो परफॉर्मेंस भी हो जाती है। तो ये हमें चेक करना चाहिए और मेरा रिकमेंडेशन होगा कि एटलीस्ट 500 करोड़ के ऊपर हो AUM और उन्हीं फंड्स को सिलेक्ट करें, और जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या रिलेटिव पास्ट परफॉर्मेंस है उस फंड कैटेगरी में कंपेयर टू अदर फंड्स। क्या इस फंड ने बाकी फंड्स को बीट किया है, कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, और ये एक तरीके का इंडिकेटर है कि उस म्यूचुअल फंड की टीम, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो कितने अच्छे से अपने फंड को मैनेज कर पाया है। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड हमें सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें चेक करना चाहिए रिस्क पैरामीटर्स। तो रिस्क पैरामीटर्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, 2 रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो यहाँ जैसे ये ग्रेड वैल्यू रिसर्च के स्नैपशॉट से लिए मैंने, इससे आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फंड में क्रेडिट क्वालिटी हाई है, जिसका मतलब है कि क्रेडिट रिस्क लो है, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी हाई है, जिसका मतलब है इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई है।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको हाई है, तो अगर आगे इंटरेस्ट रेट्स राइज होते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे आपका रिटर्न कम हो सकता है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ पे ये सेंसिटिविटी काफ़ी हाई है। तो लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट रेट रिस्क आगे घटे तो आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। तो जनरली ट्राई करना चाहिए, अगर आप श्योर नहीं है कि आगे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या होगा, तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क कम वाला फंड लेना चाहिए, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क मॉडरेट, लो टू मीडियम है। अदर चीज़ जो आप चेक कर सकते हैं रिस्क पैरामीटर्स में, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बीटा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बीटा बताता है कि इस फंड की वोलेटिलिटी क्या है। जितनी कम वोलेटिलिटी हो उतने स्टेबल रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये रिस्क का इंडिकेटर है। अगर हाई वोलेटिलिटी मतलब उसमें उस फंड की रिस्क ज़्यादा है, तो ऐसा फंड जिसमें रिस्क कम हो रिटर्न ज़्यादा हो वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि शार्प रेशियो, ये आपको बताता है कि इस फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न, जो कि एक एफडी में रिटर्न होता है, उसके कंपैरेटिवली कितना हायर रिटर्न दिया है और कितना रिस्क लेके। तो ये शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। सॉर्टिनो रेशियो एक शार्प रेशियो का ही वेरिएशन है, जिसमें वो खाली डाउन साइड रिस्क चेक करता है कि कब कब ये फंड मार्केट के कंपैरिजन में डाउन गया है, और अपसाइड जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, तो ये अपसाइड को रिमूव कर देता है। तो ये खाली डाउन साइड रिस्क को चेक करते हुए ये चेक करता है कि कितना ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है रिस्क फ्री रिटर्न के कंपैरिजन में, और ये भी जितना हाई हो उतना अच्छा है। अल्फा एक और वेरिएशन है रिस्क पैरामीटर का, जो कि बताता है कि कितना इसने हायर रिटर्न जनरेट किया कंपेयर टू रिस्क फ्री रेट और मार्केट बेंचमार्क। तो जितना ज़्यादा अल्फा हो और जितना पॉजिटिव अल्फा हो, नेगेटिव अल्फा मतलब कि वो उसने कम रिटर्न जनरेट किया है बेंचमार्क से, जितना पॉजिटिव अल्फा हो उतना अच्छा होता है। तो ये सारे रिस्क पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फंड को चेक करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो आपको चेक करना चाहिए, उस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन और एवरेज मैच्योरिटी क्या है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक तरीके से ड्यूरेशन रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मतलब जितने भी सिक्योरिटीज उस फंड में हैं उनका कितना टेन्योर बचा है मैच्योरिटी के लिए ओवरऑल, और ये टेन्योर जितना ज़्यादा हो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जितना ज़्यादा हो, उतना इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा रहता है। तो हमें ऐसा फंड चूज करना चाहिए जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो रिलेटिवली, ताकि इंटरेस्ट रेट रिस्क रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट पैरामीटर हमें चेक करना चाहिए यील्ड टू मैच्योरिटी और एक्सपेंस रेशियो। यील्ड टू मैच्योरिटी ये बताता है कि अगर हमने वो सिक्योरिटीज होल्ड की और वो फंड होल्ड किया टिल मैच्योरिटी तो कितना हमें रिटर्न मिलेगा, और इससे हम अगर एक्सपेंस रेशियो माइनस कर दें, जो कि एक्सपेंसेस हैं फंड मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर की सैलरी, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, वो माइनस कर दें, तो वो हमारा काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है अगर कोई इंटरेस्ट रेट चेंज या फिर क्रेडिट रिस्क ना आए। तो ये एक तरीके से आपको बता सकता है कितना आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ हमें चेक करना चाहिए कि क्या एग्जिट लोड है उस फंड का। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एफडी में जैसे पेनल्टी लगती है अगर आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से कुछ फंड्स में कुछ एक टेन्योर से पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं, जैसे एक हफ्ते में या एक साल में अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको एक पेनल्टी लगती है जिसको एग्जिट लोड बोला जाता है। ये अगर जीरो हो तो बेस्ट होता है। फिर आप क्रेडिट क्वालिटी चेक कीजिए। क्रेडिट क्वालिटी जैसे हमने पहले भी चेक किया था उस ग्रिड में, यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी हाई मेंशन की थी, लेकिन आप इस पैरामीटर में ये चेक कीजिए कि कितने टोटल सिक्योरिटीज में से कितने AAA बॉन्ड्स हैं। तो जितने ज़्यादा AAA रेटेड विच इज़ द हाईएस्ट रेटिंग, वो जितने ज़्यादा होंगे मतलब उतनी हाई क्रेडिट क्वालिटी है। लास्ट पैरामीटर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर का क्या टेन्योर है। आप ऐसे फंड्स मत सिलेक्ट कीजिए जिसमें जस्ट अभी म्यूचुअल फंड मैनेजर अभी चेंज हुआ है और उसका टेन्योर बस 3 से 6 मंथ है और काफ़ी कम है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिटर्न्स आए हैं उस म्यूचुअल फंड में वो किसी और टीम ने हैंडल किए थे।
तो वो इसके स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का इंडिकेशन नहीं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को मैं कुछ साल वेट करूंगा चेक करने के लिए और उस म्यूचुअल फंड मैनेजर को टाइम दूंगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर का टेन्योर देखना जरूरी है। एक और चीज आप चेक कर सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने और कितने दूसरे फंड्स मैनेज किए हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस है। ये एक और डिटेल स्टेप आप चेक कर सकते हैं। तो ये डिटेल 10 स्टेप्स थे जिससे आप एक फाइनली डेट म्यूचुअल फंड एक सिलेक्ट कर पाएंगे और वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए एक राइट डेट फंड हो सकता है। इस वीडियो में यहीं तक ही, और अगले वीडियो में मैं एक स्क्रीन शेयर करके डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ईच ऑफ दीज 10 स्टेप्स का। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ताकि उनको भी ये इन्वेस्टमेंट करने के तरीके पता चल पाए और उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।